जंग में जीत हासिल करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है और साथ ही हथियार जो कि समय के साथ अपडेटेड हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत की पूरी जर्नी एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए और इसमें हम आज कहां तक पहुंचे हैं और भविष्य में हमारा प्लान्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इससे हमें अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। किसी भी देश को अगर पूरी दुनिया में भविष्य में राज करना है तो उसके पास आधुनिक से आधुनिक हवाई जहाज होना जरूरी है, क्योंकि भविष्य की लड़ाई जो है वो आसमान में होने वाली है। भारत अभी तक दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, पर फिर भी भारत के पास आज तक एक अपना स्वदेशी जेट फाइटर प्लेन नहीं है, क्योंकि तेजस को हाल ही में उन्होंने बनाया, पर इसमें भी जो इंजिन्स लगे हैं और कई सारे ऐसे छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो कि बाहर देशों से जो है इंपोर्ट किया गया है और उसकी इंजन जो है वो अमेरिकन है। आज़ादी के बाद से ही भारत को हमेशा से फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए दूसरे देश जैसे कि रशिया हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके ऊपर हमेशा से डिपेंड रहना पड़ता है। हालांकि हमने तेजस तो बना लिया, पर इसमें लगे बाहरी देशों की पार्ट्स की वजह से कई सारे एक्सपर्ट हमारे इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। पर क्या आपको ये बात पता है कि 1960 के दशक में हमारे HAL ने एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट को बना लिया था, जिसकी डिज़ाइन को जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक ने बनाया था, और ये एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन बॉम्बर एयरक्राफ्ट था और जिसका नाम HAL HF-24 मारुत था। इसकी पहली सफल फ्लाइट 17 जून 1961 को किया गया था और इसके 6 साल बाद यानी कि 1 अप्रैल 1967 को इसकी पहली बेच जो है इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया था और इसमें करीब 147 एयरक्राफ्ट थे और जिसमें से 18 एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे जो कि डबल सीटेड थे। इस मारुत एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक स्पीड में जाने के लिए तैयार किया गया था, यानी कि इसे करीब माक 2 के स्पीड में उड़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर इसने इस स्पीड को यानी कि 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को कभी भी अचीव नहीं कर पाया। दरअसल इसमें जो लगे हुए इंजन्स थे वो इसके लिए सूटेबल नहीं थे, जो कि इसे काफ़ी कमज़ोर एयरक्राफ्ट बनाते थे और ये केवल माक 1 के स्पीड में ही उड़ पाता था और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार में भी इस एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था और इसने अपनी खूबियों की वजह से काफ़ी सारे बैटल्स को भी अपने नाम किया था, पर समय के साथ इसे एक सही इंजन ना मिल पाने के कारण इसे जिस कारण से डिज़ाइन किया था उस स्पीड को ये एयरक्राफ्ट कभी भी अचीव नहीं कर पाया और समय के साथ ही ये पुराना होता चला गया और 1990 आते आते इसको इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से पूरी तरह से रिटायर्ड कर दिया गया। दरअसल इस एयरक्राफ्ट में यूके का बनाया हुआ इंजन लगा था जो कि सिंगल स्पूल टर्बोजेट इंजन था, जो कि केवल सबसोनिक स्पीड में ही उड़ सकता था। इससे कई सालों पहले ही इंडिया ने यह महसूस कर लिया था कि भारत को एक पूरी तरह से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत है और उसके इंजन्स भी जो है वो भारत बनाए, और इसी वजह से 1986 में भी उसके लिए भारत ने एक प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिया था। ये प्रोजेक्ट था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स बनाना। इसके लिए एक इंजन्स को भी डिज़ाइन करने की कोशिश की जा रही थी जिसका नाम दिया गया था कावेरी, और ये काम हो रहा था बेंगलुरु के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंडर, जो कि DRDO के अंदर ही आता है। करीब 13 साल बाद नॉन प्रोटोटाइप के साथ 4 कोर इंजन्स को तैयार किया गया। इंडिया के साथ साथ रशिया में इसकी करीब 3217 घंटे की टेस्टिंग होने के बाद भी ये देखा गया कि ये इंजन एयरक्राफ्ट को पावर देने वाले सही पैरामीटर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रही, यानी कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत एक एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स बना नहीं पाई थी अब तक। वीडियो में हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया था कि भारत का जो तेजस है उसमें भी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की जो है वो इंजन्स लगी हुई है। भारत हाल ही में कई सारे कारनामे कर चुका है। भारत चंद्रयान में चंद्र में रॉकेट उतार चुका है और रॉकेट्स बना रहा है और रॉकेट्स के साथ कई सारे सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेज रहा है और इसके साथ ही दूसरे देशों के भी सैटेलाइट्स को भारत अंतरिक्ष में भेज रहा है। पर यहाँ तक ये सवाल है कि भारत अब तक आखिर ये इंजन जेट इंजन्स बना भी नहीं पाया है, आखिर क्यों? बात है 1930 की, जब पहली बार इन जेट फाइटर की इंजन्स को बनाकर उसका पेटेंट किया गया था
और उसके बाद से लेकर यानी कि आज तक यानी कि 94 साल में केवल 4 ही दुनिया के ऐसे देश हैं जो कि इस इंजन्स को बना पाते हैं, और वो हैं अमेरिका, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन। हाल ही के सालों में चाइना भी जो है वो जेट इंजन्स बनाया था। दरअसल उसकी ये इंजन्स पूरी तरह से कॉपी थी, यानी कि वो इन सब इंजन्स को रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से बनाता था, और ये भी इतने भरोसेमंद और पावरफुल नहीं थे। इसी वजह से चाइना जो है आज भी रसिया की इंजन जो है उसके एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करता है। दरअसल फाइटर प्लेन की इंजन्स को बनाना एक बहुत पेचीदा काम है, और इसको हम सबसे ज़्यादा आज तक उड़ान भरने वाले एक पैसेंजर प्लेन बोइंग 747 की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। बोइंग 747 की इंजन्स में करीब 40,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और ये करीब 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं। लोहा पिघलने के लिए करीब 1538 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, यानी कि इतनी गर्मी में ये सब पार्ट्स को सही से काम में बनाए रखने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं चुनौतियों की वजह से ही केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इस इंजन को बनाकर आज तक सक्सेसफुली इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर आखिर क्यों? दरअसल ये टेक्निक आज तक इतनी लिमिटेड क्यों है? दरअसल जो कंपनियां इन इंजन्स को बनाते हैं वो इनको कई सालों की मेहनत के बाद और एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बाद ही बना पाते हैं, और दूसरे कंपनियां जो है इसको एक बहुत पेचीदा काम समझते हैं और मुश्किल भरा काम सोचते हैं, और इसी वजह से वो इस काम को शुरू नहीं करते। और तीसरी वजह यह है कि जिस देश में भी ये बनता है उस देश की अलग अलग गवर्नमेंट की वजह से कई गवर्नमेंट ऐसे होते हैं कि इन पेचीदा प्रोजेक्ट्स को शुरू ही नहीं करते और इनको बंद कर देते हैं, और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये जो है टेक्नोलॉजी वो काफ़ी देशों की तक सीमित ही है। तो यहाँ पर ये मामला है कि इस तरह की प्रोजेक्ट्स के लिए तकनीकी चैलेंजेस, उसके साथ ही दूसरे कंपनियों के ऊपर दबाव और गवर्नमेंट सपोर्ट, इन सब की फैक्टर्स यहाँ पर शामिल होते हैं। यानी कि अब तक की इस डिस्कशन में हमें ये पता चला कि हमारे जो मारुत एयरक्राफ्ट है या फिर आज का तेजस है, इन दोनों में हमें एक ही जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, यानी कि हम अब तक एक सही से जेट इंजन को बना नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि हमारे कावेरी इंजन जो है वो भी अभी तक सही से नहीं बन पाया है। अभी के समय में इंडिया तेजस मार्क 1 में जो इंजन इस्तेमाल कर रहा है वो है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स की F404 इंजन। पर ये इंजन भारत को सही समय पे ना मिल पाने के कारण तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन लाइन भी पूरी तरह से बंद है। इंडिया अभी एयरक्राफ्ट्स की शॉर्टेज से गुजर रहा है, और ये विषय अब काफ़ी चिंता का इसीलिए बन जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी चाइना जो है हाल ही में उसका 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार कर लिया है और इसको सफलतापूर्वक उड़ा भी चुका है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के पास नंबर ऑफ स्क्वाड्रन जो है वो कम हो रही है, और उन कमी को तेजस के द्वारा ही पूरा किया जाने वाला था। तेजस मार्क 2 को भी बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कि वो भी उसके इंजन्स यानी कि F414 को देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात तो साफ हो जाती है कि हम अभी भी इन जेट इंजन्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है। इसी डिपेंडेंसी को भारत कम करने के लिए अपनी एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है, जो कि है कावेरी 2.0। दरअसल ये वही पुराना कावेरी इंजन है जिसको कि पहले सही पैरामीटर्स को प्रोवाइड ना कर पाने के कारण 2008 में इसको तेजस से पूरी तरह से डीलिंक्ड कर दिया गया था। डीलिंक्ड होने के बाद भी जीटीआरई ने कावेरी इंजन के ऊपर काम जारी रखा और एक उसके ड्राइव वेरिएंट को डेवलप कर लिया था। इसके बाद इसको जब रशिया में हाई अल्टीट्यूड टेस्ट किया गया तो इससे जो थ्रस्ट निकला वो हमारे एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए काफ़ी नहीं था। पर उसके बाद ये सोचा गया कि अगर इसको यूसीएवी में और हमारे घातक में इस्तेमाल किया जाए तो ये जो थ्रस्ट है ये काफ़ी होगा। इसीलिए डीआरडीओ ने हमारे गोदरेज एरोस्पेस को 8 यूनिट बनाने के लिए एग्रीमेंट में साइन कर लिया। जब इन सब की भारत में ग्राउंड टेस्ट हो जाएगी तो इनको फिर से रसिया भेज दिया जाएगा, जहां पर इनको IL-76 के साथ इंटीग्रेट करने के बाद इनकी फ्लाइट ट्रायल्स जो है वो ली जाएगी। 2025 की एंड तक घातक की पहली फ्लाइट को ली जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। और जहां पर कावेरी की ड्राई इंजन लगने वाला है और ये करीब 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जो है अभी तक जनरेट कर पा रहा है, जो कि हमारे घातक यूसीएवी के लिए काफ़ी है।
24 नवंबर 2024 जब हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 29 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाले एक आफ्टर बर्नर को सक्सेसफुली तैयार कर लिया है, जो कि हमारे कावेरी ड्राई इंजन वेरिएंट पर लगने वाला है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये इंजन टोटल करीब 80 से 90 किलो न्यूटन का जो है थ्रस्ट पैदा करने के लिए सक्षम हो जाएगा, या फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद ये आराम से 90 किलो न्यूटन का जो है वो थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जो कि हमारे तेजस के मार्क 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 23 दिसंबर 2024 को आखिरकार डीआरडीओ ने ये अनाउंस कर दिया कि जो ये ड्राई वेरिएंट ऑफ कावेरी है ये रसिया जाएगा और ये IL-76 के साथ इंटीग्रेट होके इसके टेस्ट फ्लाइट जो है वो टेस्ट की जाएगी। आखिर जब इसको IL-76 के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट किया गया तो ये देखा गया कि ये इंजन जो है ड्राई वेरिएंट इंजन कावेरी का ये करीब 49 से लेकर 51 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जो है वो पैदा कर पा रहा था, जो कि हमारे UCAV और घातक के लिए काफ़ी था इस्तेमाल करने के लिए। आखिरकार डीआरडीओ को ये लगा अगर कावेरी ड्राई इंजन इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है तो इसके साथ अगर हम आफ्टर बर्नर को लगा देंगे, हो सकता है कि हमारे डिमांड के अनुसार ये जो इंजन है वो उतने किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। हमारा डिमांड ये है कि हमें करीब 80 से 90 किलो न्यूटन का अभी तक डिमांड है, और आफ्टर बर्नर के साथ ये हो सकता है कि हमारा ये जो टारगेट है ये अचीव हो जाए। यहाँ पे हमारा डीआरडीओ काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उसे ये लगता है कि इस इंजन के साथ कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए तो ये F404 और F414 जनरल इलेक्ट्रिक्स की जो इंजन है उसकी दर्ज पे इंजन्स को तैयार कर सकता है, और इसके तैयार होने के बाद भारत को दूसरे अभी किसी भी देश पे जो है डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और इसके साथ ही बाहरी देशों से भारत के लिए काफ़ी ऑफर्स भी आ रहे हैं, और कावेरी 2.0 के बारे में पूरी डिटेल वीडियो हम एक दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर कावेरी 2.0 के अपडेट्स के पूरी उसके बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए रहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कहीं पे कुछ गलत दिखा है तो कमेंट प्लीज़ करिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।